आज के हिंदी के लेक्चर में हम देखेंगे कि सेकेंड इकाई का सेकेंड लेसन है, दो लघु कथाएं। बेसिकली पूरक पठन है, रैपिड रीडिंग है। इसमें दो स्टोरी है। फर्स्ट है कंगाल, छोटी स्टोरी है। लघु कथाएं मतलब छोटी सी स्टोरी। तो फर्स्ट है कंगाल एंड सेकेंड है सही उत्तर। तो कंगाल में वो हमको ये बताना चाहते हैं कि आजकल के जो लोग होते हैं जब वो मॉल्स में जाते हैं या फिर बड़ी बड़ी शॉपिंग की दुकान में जाते हैं तो वहाँ बिना झगड़ा किए या फिर बार्गेनिंग किए जो भी प्राइस होती है काउंटर पे जाते हैं, पे करते हैं और उसी प्राइस में खरीद के लेके आते हैं। और जब हम वही किसी छोटे सब्जी वाले के पास जाते हैं या फिर किसी छोटे दुकानदार के पास जाते हैं तो उधर हम थोड़े से रुपए के लिए भी झिझक करते हैं या फिर बार्गेनिंग करती है। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो पहले से गरीब होते हैं उनके पास अगर हम बार्गेनिंग करते हैं और जो लाखों के करोड़पति होते हैं उनके पास हम बार्गेनिंग नहीं करते। बिकॉज क्या होता है जब हम मॉल्स में जाते हैं या फिर डीमार्ट्स में जाते हैं या फिर बड़े बड़े दुकानों में जाते हैं तो उधर हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होना चाहिए ना, दिखाना चाहिए लोगों के सामने शो ऑफ करना चाहिए। इसलिए उधर कुछ कोई डिस्काउंट के लिए भी नहीं पूछेगा या फिर कोई बार्गेनिंग भी नहीं करेगा प्राइस कम करने के लिए। चुपचाप जितना जो प्राइस होता है उतना देकर निकलते अपनी चीज खरीदने के बाद। पर जब हम छोटे लोगों के पास जाते लेने के लिए तो हम 1-2 रुपए के लिए भी झिझक करते हैं या फिर उनके साथ झगड़ा करते हैं कि थोड़ा कम ले दो भैया, कम ले दो। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिधर बार्गेनिंग करनी चाहिए उधर तो लोग करते नहीं है और जिधर नहीं करनी चाहिए उधर झिझक करते रहे। इसके ऊपर ना एक वीडियो भी था पहले फेसबुक के ऊपर कि ऐसे एक जो कपल्स था अपने बच्चे के साथ जाते डीमार्ट में तो जितना मतलब जो प्राइस होता है उसमें में वो सब लेके आते घर में। और जब वो कार से घर जाते हैं तो वो रास्ते में एक सब्जी वाले के पास 10 रुपए के लिए झिझक करते हैं। मतलब इतना तुम डीमार्ट से शॉपिंग करो तब तुमको पैसे का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। पर जब एक गरीब सब्जी वाले के पास तुम सब्जी लेते हो तो 10 रुपए के लिए झिझक करते हैं। तो उसके ऊपर एक वीडियो थी, वो बहुत अच्छी थी। अभी पता नहीं है क्या नहीं है या भी नहीं। तो इसी पार्ट में हमको वो वही बताना चाहते हैं कि हमको कैसे बर्ताव करना चाहिए। तो पहली स्टोरी कंगाल। तो उस स्टोरी में लेखक बोलते हैं नरेंद्र छाबड़ा कि इस वर्ष बहुत भीषण गर्मी पड़ी थी। भीषण गर्मी मतलब बहुत हमको पसीना आता है, लू जैसी वो हवा चल रही थी और रातों में भी लू और उसम से चैन नहीं मिलता था। उसका मतलब पसीना बॉडी में हो जाता है। लू मतलब जब हम हवा का झोंका खाते हैं तो उसमें भी हमको गर्मी फील होती है, उसको लू बोलते हैं। तो उन्होंने सोचा कि लीज लीजिए और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन के लिए पहाड़ों पर छुट्टी मारने जाते हैं। लीज लीजिए मतलब अशोभनीय या फिर जिसमें हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, ऐसे वातावरण से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने सोचा कि वो पहाड़ों पर गर्मियों की छुट्टी के लिए चले जाता। उतना ही उनका मन परिवर्तन भी हो जाएगा और बॉडी को उतना ही राहत मिलेगा। इसलिए वो पहाड़ पर छुट्टी बिताने के लिए चले जाते हैं। तो अगले सप्ताह मतलब अगले ही वीक में वो पर्वतीय स्थल पर चले जाते हैं। पर्वतीय स्थल मतलब पहाड़। तो यात्रा पर जब वो निकल जाते हैं तो 2-3 दिनों में उनके मन को एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है उस पहाड़ पर जाने के बाद में। तो बोलते उधर जो पहाड़ थे मतलब वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य हरे भरे पहाड़ के बीच में वो निर्मलता भरे झरने, मतलब जो पहाड़ की शांतता थी उस शांतता के बीच में जब वो जो झरने थे वो बहते थे तो उसका एक अलग ही आवाज आता था। वो झरने, फिर उधर के वो पशु पंछी, वहाँ के जो वृक्ष थे दीर्घता मतलब बहुत बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं पहाड़ों में, वो सारे वृक्ष, तो जो वहाँ का जो बेसिकली प्राकृतिक सौंदर्य था वो मन जो था वो बहलाने वाला था, किसी का भी मन। तो ऐसे वातावरण में उन्होंने बोला कि मेरे मन को तो बहुत शांति मिल गई थी जब वो वहाँ चले गए थे और ऐसा वातावरण मन के बदलाव के लिए पर्याप्त था। तो उसी गर्मी की छुट्टियों में जब वो एक झील के किनारे टहल रहे थे, घूम रहे थे झील के पास, तो एक कोई तो भैया आता है और उनको पूछता है कि आप गन्ना लोगे, सॉरी भुट्टा लोगे, आप भुट्टा लोगे क्या? तो फिर वो सहज ही पूछता है कि कितने का है? तो बोलते कि 5 रुपए का। तो 5 रुपए का? हमारे तो शहर में तो 3 रुपए का 2 रुपए का मिलता है और तुम 5 रुपए में बेच रहे हो। तो तुम्हारे ना मेरी बार्गेनिंग शुरू करता है। उसने 5 रुपए का बोला तो वो बोलता है कि हमारे शहर में तो 2 रुपए का मिलता है। मम्मी कहते हैं हमारे से ना तुम्हारे ना मेरी 3 रुपए में ले लो। तो फिर वो बोलते कि नहीं साहब 5 रुपए से कम नहीं दूंगा। फिर वो बोलते कि जाने दो। फिर वो वहीं से चला जाता है अपने रास्ते पे। जब वो चलता रहता है तो एक समय में उसको
गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए पहाड़ों पे जाते हैं, बड़े बड़े होटल्स में अपनी बुकिंग करते हैं रहने के लिए, बहुत खर्च करते हैं अपने खाने पर पीने पर 5 स्टार होटल्स में। तो वो सब करने के लिए या फिर जब हम मॉल्स में जाते हैं तो चुपचाप उधर से जो भी प्राइस में लिखा होता है वो खरीद लेते हैं, बार्गेनिंग नहीं करते। पर ऐसे गरीब लोगों के पास जब हम कुछ चीज़ें लेने के लिए जाते हैं तो 2-2 रुपये के लिए झिझक करते, मतलब झगड़ा करते हैं, फिर बार्गेनिंग करते हैं। तो उनको उस ऊपर मतलब थोड़ा अपने ऊपर ही बुरा फील होने लगा कि कैसे हम कंगाल लोग हैं कि जिधर खर्चा नहीं करना चाहिए उधर खर्चा कर देते, या फिर बिना कुछ सोचे पैसा खर्च कर देते बड़े बड़े होटल्स में रहना, घूमना फिरना। और जिधर सोचना चाहिए कि नहीं कि वो गरीब है तो उसके साथ क्या झिकझिक करना, उधर हम झिकझिक करते हुए रहते हैं। वो सोच उनके मन में परिवर्तन होता है और वो उल्टे कदम उस भुट्टे वाले के पास चले जाते हैं और भुट्टे वाले के पास जाकर वो 20 रुपए के 4 भुट्टे लेते हैं और अपने रास्ते में निकल जाते हैं। तो फिर वो बोलते कि उस अनुभव के बाद उनके मन को एक शांति मिली, उस भुट्टे वाले के पास से उन्होंने जब भुट्टा लिया तो उनको एक शांति मिली कि उन्होंने एक सही कार्य किया। तो इस स्टोरी से उनको वो वही बताना चाहते हैं कि अगर तुम बड़े बड़े मॉल्स में पैसा खर्चा कर सकते हो तो जो गरीब बेचारे होते हैं जो अपने मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि सिर्फ आज अगर कुछ बेचेंगे तो उनका उस टाइम का ही उधर निर्वाह होता है, मतलब एक दिन का खर्चा निकल जाता है। तो ऐसे लोगों के साथ झिकझिक नहीं करनी चाहिए जो अपने पेट के लिए ये सब काम करते हैं। कई बार देखा होगा कि बहुत जो बूढ़े होते हैं वो लोग भी चीज़ें बेचते, जैसे पेन या फिर जो फ्लावर्स होते हैं हैंडमेड्स वो बेचते रहते हैं। तो फिर वो बुढ़ापे में ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? अपने पेट के लिए ना। मतलब अच्छा है कि भीख मांगने से अच्छा है कि तुम कुछ ना कुछ छोटा अपना काम करो बेचने का। तो ऐसे लोगों के साथ झिकझिक नहीं करना चाहिए, उलट मतलब जितना वो बोलते हैं उतने में खरीद लो। अगर तुम बाहर इतना पैसा खर्च कर सकते हो तो जिनको बहुत एक्चुअली ज़रूरत होती है या जो लोग होते हैं बूढ़े लोग जो बेचते हैं तो उनके साथ भी झिकझिक नहीं करनी चाहिए, उतना ही उनको मदद हो जाए। वो इस पार्ट से बताना चाहते थे। तो इसका सेकेंड पार्ट है कि सही उत्तर। तो सही उत्तर में उनके बताने का एक महत्व आशय है कि कैसे हमारा जो समाज है वो भ्रष्टाचार से भरा हुआ है या फिर रिश्वतखोर। मतलब अगर तुमको कुछ भी अपना काम करना होगा छोटा मोटा तो तुमको रिश्वत देनी ही पड़ती है, या फिर किसी लीगल काम से बाहर निकलना होगा। नॉर्मली देखा होगा कि ट्रैफिक सिग्नल पर अगर वो ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ता है और हमारे पास पेपर्स नहीं है, फिर हमने हेलमेट नहीं पहना, तो हम उसको वो सिर्फ फाड़ने के लिए नहीं बोलते, आपस में निपटा लेंगे बोलकर इधर से निकल जाते। वो भी रिश्वतखोरी का ही टाइप है। वो रिश्वतखोरी या फिर जब हम कुछ काम करने के लिए जाते हैं सरकारी ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिस में तो उधर बहुत होता है। अगर तुमको तुम्हारी फाइल फटाफट हर एक डिपार्टमेंट से निकालनी होगी या फिर कुछ काम जल्दी जल्दी करना होगा तो वो बोलते हैं कि फिर पैसा लगेगा, वो भी रिश्वतखोरी होती है। मतलब सरकारी ऑफिस में तो बहुत होती है। तो जो रिश्वतखोरी होती है, करप्शन होता है, सबसे तो हमारा गवर्नमेंट बहुत बड़ा करप्शन वाला है। सब पैसे खाते हैं पर कोई कुछ बोलता नहीं है। मोस्ट ऑफली जो अपोजिट पार्टी है, जब वो अपोजिट पार्टी होती है तो उसको मतलब समाज के कल्याण के बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं कि समाज का कल्याण के लिए उनको क्या करना चाहिए। पर जब उनके हाथ में जब गवर्नमेंट आती है या फिर जब वो उसका शासन चलाते हैं तब वो समाज कल्याण के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। ऊपर से समाज कल्याण के नाम के कारण वो पैसा हट लेंगे, सब करप्शन करेंगे। अभी मुझे भी एक सवाल आया था कि जो मोदी जी ने निकाला था बीच में, वो फंड निकाला था कोरोना पेशेंट के लिए, कुछ नाम था उसका CRF फंड करके। तो उन्होंने वो फंड निकाला, पर अगर तुम जाओगे प्राइवेट हॉस्पिटल में तो तुमको तुम्हारा खर्चा खुद करना पड़ता है, कोरोना पेशेंट को भी। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल से बहुत बिल भी निकाल के देते हैं उनको। तो जो फंड था उसका एक्चुअली उन्होंने क्या यूज किया वो पता नहीं चला। तो फिर मतलब ऐसे करप्शन चलता ही रहता है, बहुत बिल्स भी देते हैं गवर्नमेंट, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत लुटते भी है, बहुत बिल चार्ज करेंगे। थोड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के लिए लोग घबराते हैं ताकि उधर का जो वातावरण होता है वो वैसा ही होता है, मतलब प्रॉपर उधर फैसिलिटीज भी नहीं होती और उधर की जो सेवाएं होती है वो भी अच्छी नहीं होती, इसलिए लोग मोस्ट ऑफली प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रेफर करते हैं। उधर बिल भी ज़्यादा होता है। या फिर जब तुम नौकरी करने के लिए जाओगे तो उधर भी ना तुमको किसी का प्रेफरेंस चाहिए होता है। अगर तुम किसी के प्रेफरेंस से जाओगे तो तुम्हारा चांसेस है कि वो तुमको हायर कर लेंगे। पर अगर तुम फ्रेशर हो तो पूछो ही मत, उनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है,
फिर वो किसी ना किसी रीजन देकर तुमको निकाल देंगे, या फिर तुम जिस कंपनी में जा रहे हो उधर के किसी आदमी के साथ तुम्हारी जान पहचान है तो तुमको बोलेगा कि मेरे को थोड़ा सा पैसा दे दो, मैं तुम्हारा सिलेक्शन करवा दूंगा। तो ये सब जो टाइप्स है वो रिश्वतखोरी की है, और ऐसे ही रिश्वतखोरी के साथ हमारा जो समाज है वो चलता आ रहा है। करप्शन हर छोटी चीज में छुपा हुआ है। तो इस करप्शन में की जिंदगी में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर एक जो नॉर्म्स होते हैं और जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं, जो हमारा धर्म होता है उसको फॉलो करते हैं। तो इस स्टोरी में भी एक ऐसा इंसान है जिसको पता है कि उसके आसपास जो करप्शन चल ही रहा है, फिर भी उसने अपने तत्व नहीं छोड़े थे कि कुछ भी हो जाए मैं सत्य के साथ ही दूंगा, या फिर जो सही है वो ही करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं करप्शन के रास्ते पे नहीं जाऊंगा। ऐसे उसके खुद के प्रिंसिपल्स थे, तत्व थे, और उसी के बारे में पूरी स्टोरी बताई गई है। और जो स्टोरी बेस है वो एक भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के ऊपर ही बेस है। तो सही उत्तर में जो एक लड़का है उसने आज तक बहुत सारे स्थानों को पर या फिर कंपनीज में उसने आवेदन दे चुका था। आवेदन देना मतलब एप्लीकेशन देना या फिर इंटरव्यू दे चुका था, फिर भी आज तक उसका किधर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। साक्षात्कार दे चुका था, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होता है। उसके प्रमाण पत्रों की जो फाइल्स थी, मतलब उसके जो एग्जाम्स होते थे तो उसकी फाइल्स, या फिर उसने आज तक क्या अपने लाइफ में अचीव किया, वो जो फाइल्स थी वो फाइल्स भी उसको सफलता दिलाने में नाकामयाब ठहरी थी। तो फिर वो बोलते हैं कि इस जो जग है हमारा वो भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। हर जगह सिर्फ इसका बोलबाला, रिश्वत का बोलबाला, अगर तुम रिश्वत दोगे तो तुम्हारा काम होगा या फिर नहीं तो नहीं होता। तो इस सब के कारण उसको आज तक नौकरी नहीं मिल रही थी और उसका किधर भी चयन नहीं हो पा रहा था। चयन होना मतलब उधर उसका किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी जॉब के प्लेस पर उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, सिर्फ भ्रष्टाचार एंड रिश्वत के कारण। इस व्यवस्था को इसी कारण जो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसको कोसता रहता था कि इस समाज की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और निराश हो चुका था। और सिर्फ इस सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके पास और कोई मतलब चारा ही नहीं था, उसके कंट्रोल में और कुछ भी नहीं था। तो फिर वो बोलते हैं कि आज भी उसका साक्षात्कार था, उसको पता था कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर भी वो साक्षात्कार देने के लिए चला गया इंटरव्यू। तो उसका जो मतलब उसकी एक धारणा थी, देश प्रेम, नैतिकता, ईमानदारी यानी शिष्टाचार, उसके वो तत्वपूर्ण विचार थे, उसके अपने प्रिंसिपल्स थे और उसके ऊपर वो ठाम था, सिद्ध था कि मैं इस प्रिंसिपल को फॉलो करूंगा ही। और उसके ऊपर उसका विश्वास रखते हुए आज भी इंटरव्यू देने के लिए चला गया। तो फिर वो बोलते कि जब साक्षात्कार के लिए वो उपस्थित हो गए तो उधर वो प्रतिनिधि मंडल था। प्रतिनिधि मंडल मतलब जो इंटरव्यू लेते हैं HR डिपार्टमेंट, तो उसका पूरा कमेटी बैठता है। मतलब कभी कभी ग्रुप इंटरव्यू भी होता है, कभी कभी सिर्फ एक लोगों का, मतलब ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है कि बहुत से लोगों को एक साथ इंटरव्यू लिया जाता है, उसको ग्रुप इंटरव्यू बोलते हैं। तो इसका जो इंटरव्यू तो अकेले का था, तो उसमें जो कमेटी थी, HR कमेटी, वो बैठी थी उसका इंटरव्यू लेने के लिए। तो उसमें उसको प्रश्न पूछा जाता है कि आपका भ्रष्टाचार के बारे में क्या विचार है। तो फिर वो बोलता है कि जो भ्रष्टाचार है वो एक घुन की तरह है। जो घुन का कीड़ा होता है वो मोस्ट ऑफली अनाज में या फिर लकड़ी में लगता है। जो लकड़ी में घुन का कीड़ा लग जाता है तो पूरी लकड़ी को खोखला बना देता है और उसको भूसा कर देता है और लकड़ी कुछ काम की नहीं रहती। वैसे ही जो भ्रष्टाचार का कीड़ा है वो हमारे भारतीय समाज, मतलब भारतीयों को लगा हुआ एक कीड़ा है, जो भारतीय व्यवस्था है, इकोनॉमिक, वो उसको पूरा खराब कर देगा हमारी इकोनॉमिक्स। तो फिर वो बोलते हैं कि सर्च कर जाए तो जो भ्रष्टाचार है वो देश के कलंक है और इसी कारण चिंताजनक परिस्थिति खड़ी हो जाएगी। इसी भ्रष्टाचार के कारण मोदी जी ने जो नोटबंदी की थी ताकि जो ब्लैक मनी है वो सब बाहर आ जाए। पर बहुत सारे लोगों ने तो उनका पैसा बाहर आने की वजह जला दिया था, मतलब किसी को पता ना चले कि उन्होंने कितना करप्शन किया है। तो इसी कारण बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगह पर पैसा जला दिया था। उससे अच्छा वो गवर्नमेंट को दे देते, तो उन्होंने जला दिया था और बहुत कम ही कुछ उससे प्रॉफिट हुआ था गवर्नमेंट। तो फिर उन्होंने नोटबंदी की थी उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, फिर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो वो बोलते हैं कि उसका जो जवाब सुनने के बाद अधिकारी जो थे उधर के, उसका जो इंटरव्यू ले रहे थे, उसके चेहरे पर थोड़ी सी हल्की सी मुस्कान आ गई, उत्सुकता छा गई कि लड़का अच्छा है। फिर जो दूसरा होता है वो पूछता है कि तुम्हारे रिश्वत के बारे में क्या ख्याल है। भ्रष्टाचार तो ठीक है और कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर सामने वाला रिश्वत ले रहा है तो तुम देख, मतलब
अगर तुम सामने वाला है जो रिश्वत ले रहा है तो हमारी भी तो गलती कि हम उसको देख क्यों रहे हैं, तो तुम्हारा रिश्वत के बारे में क्या ख्याल है, उसने पूछा। तो वो बोलते कि जो भ्रष्टाचार है, जो रिश्वत है वो भ्रष्टाचार की बहन है। मोस्ट ऑफ की जो हम गिफ्ट देते हैं वो हमारे प्रियजन, परिचित या फिर मित्रों को उपहार देते हैं। तो उपहार देने का हमारा एक उद्देश्य होता है, फिर जो हेतु होता है वो सिर्फ अपने कर्तव्य का आदान प्रदान करना या फिर उनकी खुशियों के लिए हम उनको गिफ्ट देते हैं। पर रिश्वत का क्या होता है, अगर हम किसी को रिश्वत देंगे तो हमको खुशी नहीं होती कि मेरे पास से पैसा दे तो मेरे को खुशी होगी, ऐसा नहीं होता। रिश्वत देने से क्या होता है, हमारे जो रुके हुए काम होते हैं वो पूरे हो जाते हैं, या फिर जो पदोन्नति होती है, मतलब काफी समय से अगर तुम्हारा प्रमोशन नहीं हो रहा है तो रिश्वत दे तो प्रमोशन कर देंगे तुम्हारा। या फिर जो दबी हुई फाइलें होती है, कुछ फाइल्स तुम्हारे अटक गई इलीगल काम में, लीगल काम में, तो लीगल काम को कंप्लीट करने के लिए रिश्वत मांगते ताकि तुम्हारा लीगल काम फटाफट जल्दी से हो जाए। या फिर नौकरी में नौकरी नहीं लग रही है, तुम पैसा देते हो तेरी नौकरी लगवा के देता हूँ, तो इस सब कामों में वो रिश्वत ली जाती है और इससे रिश्वत लेने के बाद वो काम होता है वो फटाफट कर भी देते हैं, कंप्लीट हो जाता है। तो ये बोलते हैं कि जो रिश्वत एक माथे पर कलंक है, समाज में कलंक है, कहकर वो तेजी से बाहर निकल आता है। उसको पता था कि उसने जो बोला है वो सही बोला है, पर इस भ्रष्टाचार और रिश्वतखोर के समाज में उसको लग रहा था कि उसका चेंज नहीं हो पाएगा, जैसे वो रेगुलर उसका नहीं होता था। बहुत सारे उसने इंटरव्यूज दिए थे पिछले, पर उसका कभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसको आज भी लगा था कि आज भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। फिर क्या होता है, जो भीतर बैठी हुए अधिकारी लोग होते हैं, जो कमेटी मेंबर्स होते हैं, वो सोचते हैं उसके बारे में गंभीरता से विचार विमर्श करते, मतलब अपने ओपिनियंस एक दूसरे को बताते हैं और फिर सोच समझ करने के बाद उसकी जो सही उत्तर की दाद देते हैं। मतलब उसने सही कहा था भ्रष्टाचार और रिश्वत के बारे में, उनको सही लगा उसका ओपिनियन और उसको हायर किया जाता है। तो फिर वो बोलते हैं कि उस दिन उसको समझ में आता है कि जो सत्य है वो कुछ समय के लिए निराश हो सकता है पर परास्त नहीं, मतलब तुम अपना जो सत्य है उसको साथ लेके चलो, कुछ समय आएगा तो तुमको लगेगा कि तुम परास्त हो रहे हो पर तुम हारोगे नहीं, एक ना एक दिन तुम्हारी विजय जरूर होगी, ऐसा उसका कहना था। तो हमको भी कभी किसी को रिश्वत नहीं देनी चाहिए, ना किसी से लेनी चाहिए। अगर तुमको लगता है कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके खिलाफ हमें आवाज उठाना चाहिए। ये भ्रष्टाचार के कारण ही जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत खराब हो गई है। तो पूरे पार्ट से हमको मतलब जो दो लघु कथा है, फर्स्ट है कंगाल एंड सेकेंड है पूरक पठन, सॉरी दो लघु कथा है वो पूरक पठन है, रैपिड रीडिंग है। तो उसमें जो फर्स्ट है वो कंगाल है और दूसरा है सही उत्तर। तो कंगाल में वो हमें बताना चाहते थे कि जो कैसे लोगों की मेंटेलिटी है और कैसे वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिखाने के लिए बड़े बड़े मॉल्स में बिना सोचे खर्चा कर देते हैं, पर गरीब के पास पैसे 2-3 पैसे मतलब 2-3 रुपए के लिए झिझक करते हैं, वो एक विचार बताया था। और सही उत्तर में उन्होंने कैसे भारतीय समाज में या फिर किसी भी समाज में जो भ्रष्टाचार है और उसके साथ देने वाले रिश्वतखोर उसके बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो हम इसका स्वाध्याय देखते हैं, मिक्स स्वाध्याय दोनों का। तो उसमें फर्स्ट है कि प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए, जिसमें उन्होंने बोला कि गर्मी की विशेषता बताए कि गर्मी की विशेषता उन्होंने क्या बोली। तो पेज नंबर 54 पे फर्स्ट पैरा में ही बोला था जो गर्मी थी वो लू और उष्ण भरी थी, भीषण गर्मी थी, अंगारे से तपन हो रही थी, हवा मतलब जो लू भरी हवा आ रही थी, मतलब जो हवा का झोंका आता था उसमें भी गरम फील हो रहा था, गरम झोंका आ रहा था हवा का, घुटन भरा मौसम था। तो सबसे मैंने उठाकर लिखा है कि भीषणता मतलब बहुत गर्म, एकदम गर्म वाली गर्मी थी। अंगारे से तपन थी, अंगारे मतलब जैसा कोयला जलता उस तरह से वो गर्मी थी। उमस होना मतलब जो बॉडी की चिपचिपी हो रही थी, और लू चलना मतलब हवा का झोंका चलता था उसमें भी गर्मी ही फील होती थी। तो गर्मी की विशेषताएं थी। उन्होंने बोला कि मौसम कैसा था, तो मौसम नीला था मतलब अशोभनीय, मतलब जिसमें प्रॉब्लम होता है सांस लेने में या फिर रहने में, वैसा मौसम था। घुटन भरा मौसम था, तो मौसम की विशेषता थी। तो अभी अगला क्वेश्चन है कि लेखक की मन परिवर्तन के कारण, मतलब लेखक का मन परिवर्तन क्यों हो गया उसके बारे में उन्होंने पूछा है। तो फर्स्ट है कि पहाड़ पर घूमने में 1000 रुपए खर्च करना, अच्छे होटल में रुकना, बड़ी दुकानों में दाम पूछे बिना खर्च करना, और गरीब से 2 रुपए के लिए झिझक करना। मतलब जब वो उन्होंने भुट्टे वाले से भुट्टा लिया
मतलब झगड़े कर रहे थे, वो बार्गेनिंग कर रहे थे इन शॉर्ट कि 5 रुपए का भुट्टा 3 रुपए में देते हैं। उसके बाद वो आगे चले गए, फिर वो सोचने लगे कि मैं गर्म से परेशान होने के बाद इधर गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए आया। मैंने बहुत बड़े होटल में उन्होंने मतलब 5 स्टार में उन्होंने अपना बुकिंग करवाया था, फिर पहाड़ पे घूमने के लिए उन्होंने खर्चा किया था, बड़े बड़े मॉल्स में हम जाते तो बिना सोचे खर्च करते थे, फिर गरीब के साथ 2 रुपए के लिए झिझक क्यों करते। इतना सब सोचने के बाद उनका मन परिवर्तन हो गया, उनके मन में बदल आ गया। तो लेखक के मन परिवर्तन के कारण क्या थे, पहाड़ पर घूमने में 1000 रुपए खर्च करते हैं लोग, अच्छे जो होटल में रुकते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में बिना दाम पूछे या फिर दुकान में पैसा खर्च कर देते, पहले के गरीब के साथ झिझक करते हैं। इस विषय पर सोचने के बाद उनको ऐसा लगा कि हम कितने कंगाल है, और एक मनुष्य की स्थिति उनको समझ में आ गई, उनके मन में बदलाव हो गया, परिवर्तन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग रिश्वत देकर जो लाभ उठाते हैं, मतलब लोग रिश्वत क्यों देते हैं, तो कौन से लाभ उठाने के लिए कि उनका कुछ कार्य रुका होगा तो पैसे देकर वो निकलवा लेते हैं, या फिर उनकी कुछ फाइल अटकी है लीगल काम में तो लीगल काम कंप्लीट करने के लिए रिश्वत देते, पैसा देते हैं। फिर टलती हुई पदोन्नति करवाना, उसके लिए पैसा दिया जाता है। फिर रोकी गई नौकरी प्राप्त करना, उसके लिए वो पैसा देते हैं। तो इस सब के लिए लोग रिश्वत देते हैं। इसके बाद एक पिक्चर भी है खट्टा मेहता करके, उसके ऊपर भी यही बोला है कि लोग कैसे पैसा खाकर वो काम करते, और जो अक्षय कुमार है वो सबके पैसे पोल खोलता है बाद में, वो भी पता है। तो उसके ऊपर जैसे मतलब इस सब काम के लिए लोग पैसा देते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है कि कारण लिखिए कि युवक को पहली नौकरी न मिल सकी, तो उनको फर्स्ट नौकरी क्यों नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने बोला कि हर जगह भ्रष्टाचार और रिश्वत का बोलबाला था, तो पैसा देते तो नौकरी मिलेगी, इसी कारण उनको पहली नौकरी नहीं मिली। तो मैंने वही लिखा है कि युवक को पहली नौकरी न मिल सकी क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार रिश्वत का बोलबाला था, और पैसा दोगे तो नौकरी मिलेगी, और इस भ्रष्टाचार के कारण उनको नौकरी नहीं मिली थी। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक को चयन कर लिया गया, मतलब लास्ट में उन कमिटी मेंबर्स ने उनका सिलेक्शन कर दिया, क्यों कि उन्होंने बहुत विचार विमर्श किया, मतलब अपने ओपिनियंस एक दूसरे को शेयर किए, फिर उन्होंने लेखक का जो सही उत्तर था उसकी दाद दी, उन्होंने सही कहा भ्रष्टाचार और रिश्वत के बारे में, उनके जो विचार थे वो उनको सही लगे और वैसे ही समाज में हो रहा है, तो उन्होंने उनके सही उत्तर की दाद दी और उनका चयन कर लिया। तो लिखा है मैंने आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया क्योंकि भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद दी थी, मतलब उनको लड़का मतलब जो लेखक था वो उनको सही लगा, उनके विचार उनको सही लगे, इसी कारण उन्होंने लेखक का सिलेक्शन कर दिया, उनका चयन कर दिया। तो लास्ट में एक स्वमत है कि भ्रष्टाचार एक कलंक है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो इस स्वमत टाइप पे कि तुमको लिखना है भ्रष्टाचार के बारे में, कि भ्रष्टाचार की वजह से समाज में किस प्रकार का इफेक्ट हो रहा है, अच्छा हो रहा है फिर बुरा, मतलब किसी भी चीज की अगर अच्छी साइड होती है तो बुरी साइड भी होती है, तो उसके ऊपर तुमको क्या लगता है कि समाज में कैसा एक व्यवस्थापन है, फिर कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए, और इस भ्रष्टाचार की वजह से कैसे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट होता है, तो वो सब तुमको लिखना है। तो भ्रष्टाचार के अलग अलग रूप भी लिख सकते हो जो तुमको पता है, या फिर गूगल पे जाओ सर्च करो, कुछ ढूंढो भ्रष्टाचार के बारे में कि भ्रष्टाचार कैसे किया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और किस तरीके से किया जाता है, वो सब सर्च करने के बाद अपने विचार तुमको लिखने हैं, ये स्वमत है, और इस काम मतलब ये काम तुमको करना चाहिए बाद में, क्योंकि एग्जाम में आता है स्वमत, तो वो ऐसे ही इस लेसन या फिर उस कविता से उठाकर डाल दे, तो तुम कभी लिखते हो नहीं खुद के मन से, तो एग्जाम में बहुत सोचना पड़ता है जो कि याद भी नहीं आता, तो वैसे मार्क्स देते हैं, और ये जो मार्क्स होते हैं वो हमारे मतलब हमारे खुद के एफर्ट से हमको इजीली मिल सकते, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अगर तुमने पहले से सर्च करके कुछ रखा है तो लिखने में इजी रहता है, या फिर तुमने किधर नोट करके रखा है तो एग्जाम के दिन सिर्फ एक बार पढ़ लेना तो वो इजी रहता है, और एग्जाम में तुम इसमें आसानी से 1.5 या फिर 2 मार्क्स गेन कर सकते हो। इसलिए जो स्वमत है भ्रष्टाचार एक कलंक, या फिर इसके ऊपर तुम एक निबंध भी लिख सकते हो, अच्छा टॉपिक है निबंध लिखने के लिए कि भ्रष्टाचार एक कलंक है, तो उसका मतलब स्टार्टिंग में लिखना है कि भ्रष्टाचार कैसे होता है, फिर कैसे किया जाता है, कौन कौन लोग करते हैं, भ्रष्टाचार क्यों किया जाता है और कब से चली आ रही है प्रथा। तो एक एक पॉइंट के साथ लिखते जाओगे, मतलब पॉइंट नहीं लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, पर जो पैराग्राफ होता है वो मतलब सीरियल वाइज होना चाहिए, हर एक रीजन के बाद एक एक आना चाहिए, तो अच्छा से फ्रेम करके तुम एक उसके ऊपर निबंध भी लिख सकते हो,
और आगे देखो तुमको ही काम मतलब मदद करेगा वो निभाने।